तो अल्केन जो है वो कंबस्शन रिएक्शंस देंगे, तो थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस दे सकते हैं। अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, अल्कलीज बेसिस के साथ अल्केन्स का रिएक्शन नहीं होता। अल्केन्स जो होते हैं कंबस्टिबल होते हैं। अल्केन्स की हैलोजिनेशन होती है। अल्केन का क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन होता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को हमने देखना है। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के हवाले से बेटा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अल्केन्स लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ऑर्डिनरी लेबॉरेटरी रीजेंट्स के साथ, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, अल्कलीज बेसिस के साथ अल्केन्स का रिएक्शन नहीं होता। लेकिन फिर भी इसके जो चंद एक इम्पॉर्टेंट बेटा अल्केन्स के रिएक्शंस हैं, उनमें एक तो बात जहन में रखें कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा फ्लेमेबल होते हैं, इन्हें आग लगती है। तो आग लगने का जो अमल है कंबस्शन, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन में आता है। तो अल्केन जो है वो कंबस्शन रिएक्शंस देंगे। इसके अलावा आपने बेटा पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग और क्रैकिंग पढ़ी है। तो पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस जो होते हैं, कैरोसिन हो, गैसोलीन हो, ये सारे फ्रैक्शंस जो होते हैं ये बहरहाल अल्केन्स मेंबर्स ही होते हैं, अल्केन सीरीज़ में से होते हैं। तो इनकी क्रैकिंग हो सकती है। हाई टेम्परेचर पर हीट करें तो थर्मली ये टूट जाते हैं और डेफिनेटली केमिकल बॉन्ड का टूटना केमिकल रिएक्शन होता है। तो थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस दे सकते हैं, जिनकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है। आपने क्रैकिंग पढ़ी है और रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। बेटा ये दो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। ये हैवी अल्केन्स ही होते हैं जो छोटे अल्केन्स में या स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसके अलावा अल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन चंद एक रिएक्शंस हैं, लेकिन अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल में मौजूद एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करता है। रिप्लेसमेंट रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। होता बेटा यह है कि अल्केन्स में फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन ही की बात करें या इथेन की बेशक बात कर लें, तो बेटा कार्बन एटम्स की सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इनमें मज़ीद एडिशन की गुंजाइश नहीं होती, यानी ये सैचुरेटेड होते हैं। इनमें मज़ीद किसी को वेलकम करने की या किसी को एडजस्ट करने की गुंजाइश होती कोई नहीं, सारे बॉन्ड सिंगल बने होते हैं हर तरफ। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो हो वो आल एक हाइड्रोजन को या सारी हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर ले। तो रिप्लेसमेंट में जो रिएक्शन होगा इसको बेटा सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह जी जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया, रिप्लेस कर लिया जी ने हाइड्रोजन को, तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। तो चलें, सबसे पहले अगर हम कंबस्शन की बात करें तो बेटा कंबस्शन के हवाले से अल्केन्स जो होते हैं कंबस्टिबल होते हैं और बेटा इनकी ये कंबस्शन रिएक्शन से इन्हें फ्यूल के तौर पर, क्योंकि इनकी हीट ऑफ कंबस्शन बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जानते हैं सुई गैस को इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पे, और आप सबको पता है कि लकड़ी के मुकाबले में अगर लकड़ी पे कुकिंग की जाए तो मुश्किल है, उसमें इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस हो रही होती, जबकि सुई गैस में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती। तो अल्केन सीरीज़ जो होते हैं बेटा ये कंबस्शन होती है इनकी, और कंबस्शन के लिए मसलन अगर हम मीथेन की बात करें जो कि सुई गैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, नेचुरल गैस का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, फ्लेम लगाएंगे और ये कंबस्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होती है। अगर इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करके लिखना है तो ऐसे कर लें, तो बेटा मीथेन की कंबस्शन होगी और इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो 891 किलो जाउल पर मोल बेटा इसकी हीट ऑफ कंबस्शन है।
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसे आप कह सकते हैं। इसी तरह तमाम अल्केन्स जो हैं उन्हें आग लगेगी और उनके आग लगने के नतीजे में काफ़ी हीट प्रोड्यूस होगी। इसमें अल्केन के अपर मेंबर्स में चले जाएं, ब्यूटेन वगैरह में चले जाएं तो बेटा ब्यूटेन एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडरों में हम यूज़ करते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो ऑक्टेन है वो इसके बड़े मेंबर हैं, फ्यूल के तौर पर गैसोलीन है। उससे बड़े मेंबर्स में बेटा डीजल आ जाता है, कैरोसिन ऑयल आ जाता है। ये सारे अल्केन्स हैं जो कि फ्यूल के तौर पर भी बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है। कंबस्शन के साथ ही बेटा इसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। हमारी बुक ने उसको ऑक्सीडेशन लिखा है। याद रहे बेटा ये कंबस्शन भी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से निकल रही है, ऑक्सीजन दाखिल हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है, जलने का अमल ऑक्सीडेशन ही होता है। लेकिन चलें, जैसे बुक ने इसको ऑक्सीडेशन लिखा है तो मैं उसे ऑक्सीडेशन ही लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन इनफैक्ट जो यहाँ पे बताई जा रही है वो इनकम्प्लीट कंबस्शन को बताया जा रहा है। बेटा इनकम्प्लीट कंबस्शन की मिसाल जो है वो ये है कि मसला मीथेन है, मीथेन की इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, इसे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एक्सेस में मिल रही है। अगर यही ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में मिलेगी, उसी तरह फ्लेम होगा, इसमें कार्बन प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। और सर्टनली इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजे में उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती जितनी कंप्लीट कंबस्शन के नतीजे में बन रही होती है। ये रिएक्शन की मिसाल बेटा हम चूल्हे में जब सुई गैस यूज़ कर रहे हैं या नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि नॉब तेज़ करने से बर्तन काले होना शुरू हो जाते हैं। होता ये कि बेटा जब नॉब कम होती है, सुई गैस या नेचुरल गैस उसमें से कम निकल रही होती है, तो जो इर्द गिर्द एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है बेटा वो उसको कम्प्लीटली बर्न करने के लिए एक्सेस में होती है। लिहाजा वो जो नेचुरल गैस या जिसे हम यहाँ अपने पाकिस्तान में हम सुई गैस के नाम से जानते हैं, तो बेटा सुई गैस पे जिस वक्त वो कंप्लीट बर्निंग होगी तो उस कंप्लीट बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, बर्तन काले नहीं होंगे। लेकिन जब हम नॉब को मुकम्मल खोल देते हैं तो एक्सेस में गैस निकलती है। अब वो जो गैस एक्सेस में निकल रही होती है डेफिनेटली आग तो भड़केगी, तेज़ हो जाएगी, ज़्यादा गैस निकल रही है, लेकिन उस सारी को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए एयर में इतनी एक्सेस में ऑक्सीजन आसपास मौजूद नहीं है। नतीजा ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ कार्बन ब्लैक भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ये जो कार्बन प्रोड्यूस हो रही होती है फिर उन बर्तनों को काला करती है। रही बात कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो बेटा इसके परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ कंबस्टिबल फ्लेमेबल है। कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। ठीक होगी बात। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही होगी फ्लेम के इनर पार्ट में बन रही होगी, क्योंकि इनर पार्ट तक ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुँच पाती, उस हिस्से में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही होती है। तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से जो ही बाहर निकलेगी उसे ऑक्सीजन मिलेगी तो वहाँ पर उसकी बर्निंग हो जाती है। लिहाजा उसमें कोई इतनी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होगी या वो नुकसान पहुँचा सकती है। अगर बेटा किचन या जहाँ पे आग लगाई हुई हो खुली जगह है तो सर्टनली उस कार्बन मोनोऑक्साइड वो बर्न हो जाएगी, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अलबत्ता जो कार्बन बनती है वो बर्तन के साथ चिपक जाती है और बर्तन जो होते हैं वो स्याह हो जाते हैं। तो ये बेटा सबसे पहले कंबस्शन की बात हो गई। अल्केन में ऑक्सीडेशन की बात जनरली तो ब्रॉडली तो ये ऑक्सीडेशन चल रही है, भले वो कंप्लीट कंबस्शन है भले वो इनकम्प्लीट कंबस्शन है। अल्केन के इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा जो है वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन है। अल्केन्स की बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इस्तेमाल यानी एयर की ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है। कैटालिस्ट बेटा जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, कापर इस्तेमाल हो सकती है, प्लाडियम रुदीनियम मेटल इस्तेमाल हो सकते हैं, मुख्तलिफ मेटल्स हैं जो इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में होता क्या, अल्केन्स रेस्पेक्टिव अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर अल्कोहल से फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड्स बनती हैं, एल्डिहाइड्स फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। और अगर ये प्रोसेस स्टॉप ना हो तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल टूट जाता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनना शुरू हो जाती है। अगर हम मीथेन की बात करें
तो अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के नतीजे में पहले मरले में मेथानॉल बनेगी, उससे एल्डिहाइड मिथानल बन जाएगी और मिथानल फर्दर ऑक्सीडाइज होके मिथानोइक एसिड बन जाएगा। और अगर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा तो ये फिर आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगी। ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है ये बेटा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 के साथ होती है। कॉपर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे कंडीशंस हैं। ख़ास किस्म का ऑपरेटस है बेटा जिसमें हम उस हाई प्रेशर पे हाई टेम्परेचर पे इसको कॉपर ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं, कॉपर कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा और ये जनाब मीथेन जो है वो मिथानॉल में कन्वर्ट हो जाती है। मॉडर्न जो हम इसकी मेथानॉल की प्रिपरेशन मीथेन से बेटा करते हैं उसमें हम जो कॉपर आयन एक्सचेंजर जियोलाइट्स उन्हें बोलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और वो जो है उसके नतीजे में भी मीथेन की ऑक्सीडेशन होती है, मेथानॉल हम हासिल करते हैं। तो ये कैटालिस्ट बेटा जो होती है ना इस्तेमाल करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। इसकी बेसिक लॉजिक ये है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसको बड़ी हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दरकार होती है और वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टेम्परेचर के साथ साथ एक सूटेबल कैटालिस्ट जो है उसे जो है वो कोप अप करता है और फिर ये बॉन्ड जो होता है ये ऑक्सीडाइज होने के काबिल होता है। हम इस रिएक्शन को अगर चेन के साथ पढ़ें तो ये हमारे पास लेट्स सपोज मीथेन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन होगी कैटालिटिक, हम एक ऑक्सीजन का एटम लिख लेते हैं। तो कॉपर है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 400 डिग्री सेंटीग्रेड और बेटा ये ऑक्सीजन ये यहाँ पे अगर हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना दें तो ये 3 हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अगर मैं इसे इकट्ठा लिख दूँ तो ये OH बन जाएगा, ये CH3OH बन गया है। दिस इज़ मेथानॉल। अंडर सेम कंडीशन मेथानॉल मेथानल में कन्वर्ट होता है। ये मेथानॉल है, ऑक्सीडेशन होगी सेम कंडीशंस में। यहाँ पर बेटा जो ऑक्सीडेशन होती है वो इन टर्म ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। मैं एक हाइड्रोजन ये शो कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये एक ही हाइड्रोजन एक इन तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन चलें मिसाल के तौर पर ये है तो ये H2O बन जाएगा, ठीक है जी। और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और एक ऑक्सीजन, कार्बन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। इनफैक्ट ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम होता नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन का भी, तो ये उसको कंपनसेट इस तरह से कर रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड एक्स्ट्रा, आपस का एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन जाता है तो डबल बॉन्ड बन जाता है। ये मिथानल है बेटा। मिथानल फर्दर ऑक्सीडाइज हो के यहाँ पर फिर ऑक्सीजन की एडिशन ही होगी, यहाँ पर हम तो HCOOH बन जाएगा। दिस इज़ मिथानोइक एसिड। ये तो बेटा एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है मिथानोइक एसिड। अगर लॉन्ग चेन और स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल हों, कार्बन 20 से लेके कार्बन 30 वाले नॉर्मल अल्केन्स यानी स्ट्रेट चेन अल्केन्स हों, उनमें बेटा ये रिएक्शन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होंगे इनको फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड बेटा सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर सोप्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है सोप बनाने के लिए। तो सिंथेटिकली फैटी एसिड्स को तैयार करने के लिए जो कि लॉन्ग चेन नॉर्मल अल्केन्स से स्ट्रेट चेन अल्केन्स से हासिल होंगे, उनकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा आर फैटी एसिड। यानी इस हाइड्रोजन की जगह फर्स्ट करें अगर आर लगा दूं तो और ये कार्बन चेन हो और ये लंबी कार्बन चेन हो तो बेटा ये फैटी एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो फैटी एसिड जो है वो फिर आगे सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो इस रिएक्शन की एक इम्पॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल लेवल पे। लेकिन अगर मीथेन की बात करें तो अगर ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करे तो मेथानोइक एसिड नेक्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है अल्केन की। तो अल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के नतीजे में
मीथेन से हमें मेथानॉल हासिल हुआ है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पर मेथानॉल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर, और इसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। और अगर फर्दर चले तो मिथानल बनेगी, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगी, उससे मेथानोइक एसिड और अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बेटा अल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम पहले सिंपल एक रिएक्शन नाइट्रेशन की बात कर लें, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लोअर अल्केन्स। तो नाइट्रेशन बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, वेपर फेज में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं 450 डिग्री सेल्सियस पे। मसलन मीथेन है, CH4 है, इसका बेटा नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, HNO3। इसको हम यूँ लिख सकते हैं OHN डबल बॉन्ड OO, ये इसका लेवल स्ट्रक्चर भी बनता है, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है OHNO2। 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगा, नाइट्रिक एसिड वेपर फेज में होगा। ये बेटा यहाँ से हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा नाइट्रो ग्रुप। इस फर्ज करें ये हाइड्रोजन इस OH के साथ हम मिला दें तो ये वाटर बन गया, जबकि CH3 के साथ NO2 ग्रुप लग जाएगा, ये मिथाइल नाइट्राइट कहलाता है, या इसको नाइट्रोमीथेन कहते हैं। दिस इज़ नाइट्रोमीथेन, या इसको बेटा बोलते हैं मिथाइल नाइट्राइट। अगर बेटा ये NO3 ग्रुप होता तो ये नाइट्रेट होता, अगर जो NO2 है तो ये नाइट्राइट है। अगर खाली नाइट्रोजन हो कंबाइंड स्टेट में तो वो नाइट्राइड्स होते हैं, खाली नाइट्रोजन हो तो ये थोड़ा सा ध्यान आपने नाम में रखना, तो ये नाइट्राइट ग्रुप है NO2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है वो हैलोजिनेशन रिएक्शन, अल्केन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अल्केन्स की हैलोजिनेशन होती है। बेटा ये जो अल्केन्स की हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन टर्म ऑफ अल्कीन और अल्काइन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ हैलोजिनेशन से मुराद एडिशन होगी। बेंजीन में पढ़ेंगे, बेंजीन में एडिशन भी होती है, सब्स्टिट्यूशन भी होती है, लेकिन अल्केन्स में हैलोजिनेशन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन होती है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, और ये सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। अल्केन मिसाल के तौर पर अगर हम सिंपलेस्ट मीथेन की बात करें तो बेटा हैलोजन एक एक करके चारों हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस कर लेता है। मसलन क्लोरीन है तो पहले एक क्लोरीन रिप्लेस होगी, फिर एक और क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फिर एक और को, फिर एक और को, यानी पहले मरहले में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो CH3Cl बन जाएगा, फिर एक और हो जाएगा तो CH2Cl2 बन जाएगा, फिर एक और हो जाएगा तो CHCl3 हो जाएगा, और अल्टीमेटली आखिरी हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को काफ़ी डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। पहली बात तो बेटा आप हैलोजिनेशन के हवाले से ये समझें कि जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स ग्रुप 7A के मेंबर्स को कहते हैं। इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। एस्टाटीन भी आता है, लेकिन एस्टाटीन बेटा रेडियो एक्टिव मेंबर है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ स्टडी नहीं कर सकते उनके रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से। इन चार हैलोजन्स में भी अगर हम देखें तो बेटा फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है और इस रिएक्शन को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अल्केन्स की फ्लोरिनेशन ज़रूर, फ्लोरिनेटेड अल्केन्स ज़रूर बनाए जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट फ्लोरिनेशन जो है बेटा उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है वो कंट्रोलेबल नहीं है। और फ्लोरिनेशन आमतौर पर बहुत लो टेम्परेचर -75 डिग्री पे जाके भी हम करवा रहे होते हैं, तो वो किस तरह से होती है वो यहाँ पे डिस्कशन नहीं है, क्योंकि बेटा अल्केन की डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहायत वायलेंट रिएक्शन है और बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। ये रिएक्शन इतनी हीट प्रोड्यूस होती रहती है कि वो रिएक्शन कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रही बात आयोडीन की, तो आयोडीन बेटा इतना लेस रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स अल्केन, ये अल्केन का बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, लिहाजा रिएक्शन बहुत स्लो होगा। और फ़र्ज़ करें अगर रिएक्शन होता भी है तो उस रिएक्शन के नतीजे में बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड भी बन रही होती है,
हाइड्रोजन आयोडाइड एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये उसे दोबारा से रिडक्शन करवा के अल्केन और हैलोजन में कन्वर्ट करती जाती है। लिहाजा बहुत स्लो रिएक्शन और बहुत पुअर यील्ड होगी, बहुत स्लो रिएक्शन होगा और बहुत कम मिकदार में प्रोडक्ट बनेगी। तो फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन अल्केन की सूटेबल नहीं है। आमतौर पर अल्केन की क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन करवाई जाती है। अल्केन का क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन होता है। यहाँ पे बेटा हम क्लोरीनेशन को देख लेते हैं, लेकिन क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन तकरीबन सेम प्रोसीजर के साथ होती है। क्लोरीनेशन में बेटा जो अल्केन का ये इस तरह प्रोडक्ट्स तो बनेंगी, लेकिन ये रिएक्शन जो होता है इसका एक बड़ा ख़ास मैकेनिज़्म है जिसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म कहते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म बेटा जब रिएक्शन होते हैं तो उनमें बॉन्ड क्लीवेजेस होती हैं। सादी सी बात है, बॉन्ड क्लीवेजेस के दो तरीके हैं, एक होमोलिटिक फिशन, एक हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन का क्लोरीन से बॉन्ड अगर सनलाइट हो, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हो या हीट किया जाए तो हीट करने के नतीजे में क्लोरीन का क्लोरीन से बॉन्ड ब्रेक होता है इस तरह से कि दोनों क्लोरीन्स अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके अलहदा हो जाते हैं। हम हाफ एरो इंडिकेट करेंगे टू शो वन इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ और ये क्लोरीन अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ अलहदा हो जाएगी और क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। अ न्यूट्रल स्पीशी विद अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज फ्री रेडिकल और हाईली रिएक्टिव होंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्लोरीन का क्लोरीन से बॉन्ड होमोलिटिक फिशन से टूटता है। लेकिन अगर आयरन क्लोराइड हो, जो हम आगे एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन में ख़ास तौर पे पढ़ेंगे, तो अगर हमारे पास आयरन क्लोराइड हो तो क्लोरीन का क्लोरीन से बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है कि ये पेयर एक के पास चला जाता है, और जब पेयर एक के पास चला जाएगा उसके नतीजे में एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव आयन हो जाएगा जिस पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और जिसका नेगेटिव और जिसके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये फेरिक क्लोराइड की मौजूदगी में क्लोरीन का क्लोरीन से बॉन्ड क्लीव होगा। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होती है, और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के नतीजे में सबसे पहले स्टेप में जब अल्केन का रिएक्शन हैलोजन से होगा, यानी फर्स्ट करें मीथेन है तो इसका रिएक्शन अगर क्लोरीन से होगा तो पहले मरहले में क्लोरीन का क्लोरीन से बॉन्ड ब्रेक होता है। ये फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का, इसको इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। ये इनिशिएशन कहलाती है। अगर मैं इधर लिख दूं, दिस इज इनिशिएशन। ये बेटा इनिशिएशन हुई है, रिएक्शन इनिशिएट हुआ है, फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हुए हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स जो बनेंगे ये बेटा मीथेन के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। फर्ज करें मैं ये दो रेडिकल बने, उनमें से एक रेडिकल मैं सपोज करता हूँ मीथेन के मॉलिक्यूल को जाके हिट करता है और मीथेन के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन तोड़ता है। याद रहे बेटा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जितनी बॉन्ड क्लीवेजेस होंगी वो सारी होमोलिटिक क्लीवेजेस ही होंगी। मसलन जब ये हाइड्रोजन को तोड़ेगा तो इस हाइड्रोजन का कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड होमोलिटिक फिशन से ब्रेक होगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस क्लोरीन से बॉन्ड बना लेती है और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस पर रह जाता है, जिसके नतीजे में कार्बन का फ्री रेडिकल बनेगा। तो क्या चीज़ बनेगी? ये CH3 है, ये एक रेडिकल बनेगा और HCl बन जाएगा। दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। इसको प्रोपेगेशन कहते हैं। प्रोपेगेशन स्टेप में ये होता है कि जो रेडिकल्स बनते हैं ये रेडिकल्स बनने के बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं। जब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं तो रेडिकल खुद बॉन्ड बना के न्यूट्रल हो जाता है, जबकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल को रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। यानी प्रोपेगेट होने का मतलब होता है आगे बढ़ना, चीज़ रुकी नहीं है बल्कि बढ़ गई है।
रेडिकल खुद तो न्यूट्रल होगा लेकिन उसने आगे एक नया रेडिकल बना दिया, और सादी बात है वो रेडिकल आगे एक नया रेडिकल बनवा देगा, फिर वो रेडिकल आगे एक नया रेडिकल बना देगा। दिस इज प्रोपेगेशन, कि प्रोपेगेशन हो गया, काम आगे से आगे चलना शुरू हो गया, इसको बेटा प्रोपेगेशन बोलते हैं। ये प्रोपेगेशन स्टेप है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का सेकेंड स्टेप। इसमें फिर आगे काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर रेडिकल का रेडिकल, क्योंकि केमिकल रिएक्शन बॉन्ड एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। अब बेटा इस कोलिजन में कोई भी रैंडम कोलिजन हो सकती है। अगर रैंडम कोलिजन के दौरान रेडिकल का रेडिकल से कोलिजन हो जाता है तो दोनों रेडिकल मिलकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो मॉलिक्यूल रिएक्टिव नहीं रहेगा और रिएक्शन स्टॉप होने की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। दिस इज टर्मिनेशन। इसमें क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे क्लोरीन के एक रेडिकल ने मीथेन से हाइड्रोजन निकाला, मिथाइल ग्रुप बनाया। फर्ज करें ये मिथाइल जो रेडिकल बना ये क्लोरीन के दूसरे रेडिकल से कंबाइन हो जाता है, तो मिथाइल का क्लोराइड से कॉम्बिनेशन मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन बेटा ये शर्त नहीं है, मिथाइल का मिथाइल से कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इस रिएक्शन में फिर मिथाइल का मिथाइल से बॉन्ड बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, क्योंकि ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, कार्बन कार्बन में नया बॉन्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसे हम टर्मिनेशन बोलेंगे। दिस इज टर्मिनेशन। रिएक्शन टर्मिनेट हो गया है, स्टॉप हो गया है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है। इस मैकेनिज्म में याद रखिए कि पहले स्टेप में आपने जो बॉन्ड है न्यूट्रल मॉलिक्यूल का हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है। सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और क्लोरीन रेडिकल्स बनेंगे। दिस इज इनिशिएशन। ये दूसरा सिर्फ आपको हाइड्रोलिटिक फिशन समझाने के लिए लिखा है, ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं है। दूसरा ये है कि वो जो रेडिकल बने उनमें से एक रेडिकल किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को हिट करता है अल्केन के, उसमें से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, अल्काइल रेडिकल बन जाता है और ख़ुद वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है। अब वो अल्काइल रेडिकल की आगे अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल को हिट करता है फिर वो प्रोपेगेशन चलेगी, मैं उस पर भी बात करता हूँ। लेकिन अगर वो जो रेडिकल बनना है वो आगे किसी और रेडिकल से कंबाइन कर जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। दिस इज़ टर्मिनेशन। तो ये तीन बातें। अब प्रोपेगेशन में अगली बात करते हैं। बेटा ये जो मिथाइल रेडिकल मैंने यहाँ प्रोपेगेशन स्टेप में दिखाया है, ये मिथाइल रेडिकल फर्ज करें क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल को हिट करता है तो CH3 मिथाइल रेडिकल जो है वो क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल को हिट करेगा। अगेन यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होमोलिटिक होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके इलेक्ट्रॉन के साथ CH3Cl बना लेता है और ये क्लोरीन का रेडिकल बन जाता है। ये अब हम प्रोपेगेशन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ पे बात करने लगे, जिन प्रोबेबिलिटीज़ या जिन पॉसिबिलिटीज़ के नतीजे में एक एक करके सारी हाइड्रोजन्स टूटती हैं। हम अब उस तरफ चल पड़े। तो ये बेटा मिथाइल क्लोराइड बन गया है। मिथाइल क्लोराइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मिथाइल क्लोराइड बन गई। अब ये क्लोरीन का रेडिकल बना है। ये क्लोरीन का रेडिकल इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन तोड़ ले, अगर Cl को इधर शो कर दें, 3 हाइड्रोजन ऐसे बना दें, ये क्लोरीन का रेडिकल है। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रह जाएगा, ये बन जाएगा HCl और ये CH2Cl रेडिकल, CH2Cl रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल को में से क्लोरीन अगर तोड़ ले, मिथाइल और CH2Cl2 बन जाएगा और Cl रेडिकल बन जाएगा। अगेन उसी तरह ये क्लोरीन का होमोलिटिक फिशन से बॉन्ड टूटेगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन से बॉन्ड बना लेगी और ये क्लोरीन अलग हो जाएगी।
तो याद रहे कि बेटा जब हमने अगली से अगली प्रोडक्ट्स बनानी है तो हमें क्लोरीन डेफिनेटली ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में बनेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ अल्केन एंड हैलोजेंस। हैलोजन और अल्केन का क्या प्रोपोर्शन रखा गया, उस लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक हाइड्रोजन टूटने के चांसेस होंगे प्रोडक्ट में ज़्यादा, या 2 के या 3 के या 4 के। तो ये क्लोरीन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये डाई क्लोरोमीथेन बन गया, मिथिलीन डाई क्लोराइड इसे बोलते हैं, या डाई क्लोरोमीथेन बन गया है, मिथाइलिन डाई क्लोराइड या डाई क्लोरोमीथेन। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल बना है, ये इस मिथाइलिन डाई ये मीथेन को भी हिट कर सकता है, लेकिन बेटा हम क्योंकि अगली प्रोडक्ट पे जाना चाह रहे हैं तो फिर हम इसी को यूज कर लेते हैं। आपके ज़हन में आ सकता है कि ये रेडिकल मीथेन को क्यों नहीं हिट करता, कर सकता है, लेकिन अगर ये रेडिकल मीथेन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल को हिट करेगा तो बेटा ये चीज बनेगी ना। तो ये प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस कर आए हैं, हमने अगली प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी पे जाना है। तो ये जनाब इधर से हाइड्रोजन एक और तोड़ेगा, Cl इधर शो कर दें, एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर। ये बेटा इधर से हाइड्रोजन को तोड़ लेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगी HCl, और इधर कार्बन पे रेडिकल, एक हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है CHCl2। ये मॉलिक्यूल CHCl2 क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल को हिट करता है और बॉन्ड टूटेगा, CH के साथ एक क्लोरीन और 2 हैं 3 हो जाएंगे, CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा क्लोरीन का रेडिकल। ये मैं इधर से ही शो कर देता हूँ, ये क्लोरीन का रेडिकल इस हाइड्रोजन को तोड़ ले, ये HCl बन जाएगा और ये CCl3 रेडिकल बन जाएगा, और फिर ये CCl3 रेडिकल क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्लोरीन को तोड़ ले तो ये अब CCl4 बन जाएगा, और ख़ुद ये क्लोरीन रेडिकल। अब ये क्लोरीन रेडिकल अब इसको दोबारा हिट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें से सारी हाइड्रोजन टूट गया, अब ये किसी और मॉलिक्यूल को हिट कर सकता जिसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बेटा ये अगली से अगली प्रोबेबिलिटी बनाने का मकसद ये था कि हमने बताया कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने की कोलिजन्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को देखी है कि किस रिएक्शन के नतीजे में मिथाइल क्लोराइड बनेगा, और फिर वो रिएक्शन आगे चलेगा तो डाई क्लोरोमीथेन, फिर वही रिएक्शन आगे चलेगा तो ट्राई क्लोरोमीथेन, और फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगी। तो बेटा आज की इस रिएक्शन में मैंने आप लोगों को अल्केन के डिफरेंट रिएक्शंस बताए हैं। तो अल्केन के डिफरेंट रिएक्शंस में बेटा याद रहे कि अल्केन लेस रिएक्टिव ज़रूर हैं, लेकिन अल्केन्स कंबस्शन रिएक्शन देते हैं, थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस देते हैं, अल्केन्स के सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। ठीक होगी बात। इन रिएक्शंस को हमने देखा है, पढ़ा है, इन्हें देखें, पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।